तो आज मैंने जस्ट ये बुक ख़त्म की है। आप देख सकते हैं, एक कहानी है अभी। मनु भंडारी की बुक है ये। और इस बुक में मनु भंडारी ने अपनी जीवनी तो नहीं लिखी एक तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जीवन के कई सारे अंश जो जो उन्हें प्रभावित किया है, या जहाँ से उनकी ज़िंदगी में कई सारे मोड़ आए हैं, उसको ज़रूर इसमें लिखा है उन्होंने। ये कैसे बचपन से ही थोड़ी क्रांतिकारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ी स्वतंत्र रहने वाली महिला है। और इनका जो सबसे ज़्यादा सहयोग किया है इस तरह की इनकी नेचर डेवलप करने में, वो उनके पिताजी का रोल था। इनके पिताजी ने कभी भी इन्हें किचन के काम करने के लिए बहुत दबाव नहीं डाला, इवन मना ही किया कि क्या किचन में काम करते हो। घर का माहौल थोड़ा पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड था, तो इनका भी मन लगा पढ़ाई लिखाई में। कुछ क्रांतिकारी वो समय चल रहा था आज़ादी के पहले का, तो काफ़ी ये संलग्न थी उसमें भी। और उसके बाद फिर ये लेखन में भी आए, और अच्छे अच्छे उपन्यास इनके आए। आपने अगर इनका उपन्यास अगर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो मैं ज़रूर कहूँगा आप पढ़िए। आपका बंटी इनका एक उपन्यास है। इसमें इसकी चर्चा भी मैं करूँगा। इनका एक उपन्यास है महाभोज, जिसका नाट्य रूपांतर भी हुआ बाद में चल के। इनकी कुछ ऐसे बहुत ही फेमस प्रसिद्ध उपन्यास और किताबें इनकी आई। इनके जीवन में शुरू से थोड़ी क्रांतिकारी महिला, थोड़ी स्वच्छंद महिला थी। तो स्वच्छंदता की पहली तो यही है कि भाई हमें अपना जीवन खुद तय करना है कि कैसे जीना है। इन्होंने जब ये कविता या लेखन के क्षेत्र में आई, तो थोड़ी प्रसिद्ध हुई। तो इस प्रसिद्धि में इनका लगाव राजेंद्र यादव के साथ हुआ, और उनसे विवाह की बातचीत भी थोड़ी आगे बढ़ी। और उस विवाह में अब थोड़े राजेंद्र यादव का थोड़ा वो कैसी शख्सियत है ये देखिए आप, कि कुछ इंसान ऐसे नहीं होते हैं जो अपनी आज़ादी को बिल्कुल भी किसी को देना नहीं चाहते। वो बिल्कुल रोक टोक नहीं पसंद करते, या उन्हें किसी प्रकार का दबाव नहीं पसंद, कोई जिम्मेदारियां नहीं पसंद। तो राजेंद्र यादव कुछ इस तरह के इंसान थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह के इंसान होना गलत बात है, लेकिन जो इतने बंधनों से खुद को दूर रखना चाहता है, उसे विवाह जैसे बंधन से तो नहीं जुड़ना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में लालच था कि ये एक अच्छी लेखिका है और आगे चल के इनमें और क्षमता है, तो उन्होंने इन्हें प्रपोज किया। और ये उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा रीति रिवाज में थोड़ा विश्वास नहीं करता, ऐसे कह दिया कि नाउ वी आर मैरिड नाउ। एनीवे, फिर आगे चल के इनकी शादी हुई, जो भी रीति रिवाज से हुई। लेकिन उसी दौरान इन्होंने एक और मीता नाम की महिला थी, जिससे इन्होंने सेम वादा इन्होंने उनसे भी कर दिया था कि नाउ वी आर मैरिड। तो अब एक साथ ही समानांतर दो चीजें लेके चल रहे थे। अब इनकी खुद की आर्थिक स्थिति कुछ खास थी नहीं, क्योंकि लेखक कुछ लॉयल्टी रूप में तो कुछ किताबों का मिलता था, पर उससे खर्चा चलाना मुश्किल था। और बहुत सारी चीज़ें इनके जीवन में आई। संपादकीय इन्होंने की, कुछ पत्र चलाने का प्रयास किया, पर इसमें सफलता नहीं मिल पाई। तो लगातार जो आर्थिक निर्भरता थी, वो इनकी कहीं न कहीं इनके पास नहीं थी। और पूरे घर की जो जिम्मेदारी थी, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो जो परिवार का एक ढांचा है उसको संभालने की जिम्मेदारी, सारी की सारी जिम्मेदारी मनु जी पे थी। और मनु जी भी कोई एक घरेलू महिला नहीं थी कि वो ये सब काम करती रहे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं किया। तो वो थोड़ी इन सबसे बाहर निकल के करने वाली महिला थी। लेकिन फिर भी उन्होंने, क्योंकि उनको लगा कि अगर मैं पति की अपनी हेल्प करूं, तो शायद वो धीरे धीरे जब उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी तो उनमें बदलाव आएगा। लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। विवाह के बाद, क्योंकि अब समानांतर जीवन जी रहे थे वो, और राजेंद्र यादव जी का काफ़ी नाम है समानांतर कहानियों की दुनिया में, नई कहानी की दुनिया में उनका काफ़ी नाम है। राकेश जी, कमलेश्वर जी के साथ इनका नाम गिना जाता है। उस टाइम पे इन्होंने अलग से प्रेम विवाह भी चला रखा था। और जब भी कोई जिम्मेदारी मनु जी उनको देती थी, तो उनको लगता था कि ये मेरे अहम के खिलाफ ये बात जा रही है, क्योंकि मैं कमा नहीं रहा हूँ, तो इसलिए मुझे बच्चे की जिम्मेदारी दी जा रही है, या घर का कोई काम दिया जा रहा है। तो बिल्कुल भी वो अपने अहम को कम नहीं करना चाहते थे। और इन्होंने अपनी घर की जिम्मेदारियों से बिल्कुल मुंह मोड़ लिया। और वो जो थोड़े बहुत इधर उधर पैसे इकट्ठा करते थे, वो मीता जी पे खर्च करते थे, जाके पहाड़ों पे रहते थे। और ये बेचारी जो एक लेखिका थी, जो एक स्वतंत्र नारी के रूप में उभरी थी उस समय, आज के समय में ये सब बड़ी मुश्किल लगती है चीज़ें, जो आज के 50 साल पहले तो बहुत ही मुश्किल रहा होगा। लेकिन उस समय भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। लेकिन
ये सिलसिला ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया। इन लोगों में जो रिश्तों में जो दूरियां थी वो बढ़ती चली गई। मनु जी ने काफ़ी प्रयास किया कि चीज़ें ठीक हो, लेकिन अंततः चीज़ें नहीं ठीक हो पाई और उन्होंने ये फैसला ले लिया कि अब हम साथ नहीं रह पाएंगे। लेकिन राजेंद्र जी उस तरह के इंसान है, मतलब कुछ घाक तरह के लोग होते हैं ना कि उनका फ़ायदा है तो वो अपने अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वैसे तो बहुत अहम वाले इंसान है, लेकिन जब उन्हें लगा कि नहीं नहीं समाज क्या सोचेगा, और कि क्योंकि उनकी ज़्यादा ख्याति इस वजह से भी थी कि मनु भंडारी उनकी बीवी है और उनकी कोई भी प्रसिद्ध उपन्यास हुआ कुछ भी हो तो वो बार बार हर जगह ये कहते रहते थे कि हाँ मेरी बीवी है मनु भंडारी, तो काफ़ी इससे उनको प्रसिद्धि मिलती थी। और इस दौरान अगर कोई भी उनके पास कुछ प्रस्ताव लेके आता था कि आपको कोई उपन्यास लिखना है या कोई पुस्तक लिखनी है, तो वो हाँ कर देते थे उस टाइम पे, और ये सारी जिम्मेदारी वो मनु जी को दे देते थे। मनु जी की लिखी हुई जो उपन्यास हुआ करते थे उसकी थीम को लेके अपना एक उपन्यास बना के उसे पब्लिश करा देते थे। और ऐसे कई सारे उपन्यास, कई सारी कहानियाँ उन्होंने की प्रसिद्धि के लिए। और मनु जी ये सब इसलिए करती थी कि चलो कहीं ना कहीं ये जब ये आर्थिक निर्भरता इन पे आएगी तो शायद जीवन जीने का तरीका बदले इनका। लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। इन्होंने जितना भी बटोरा, जितना भी अर्जित किया, वो सब दूसरी जगह जाता था। और लास्ट में बहुत खिन्न होके मनु भंडारी जी ने फैसला कर लिया कि अब हम साथ नहीं रहेंगे। वो अलग हो गए, घर छोड़ के चले गए। और क्योंकि आर्थिक तो निर्भरता थी नहीं, तो किसी के वहाँ पेइंग गेस्ट रह के की तरह रहे या कहीं और रहे तो उनका काम नहीं चल पाया। अब देखिए, अब वो कुछ महीनों के बाद दोबारा सामान लेके आ गए मनु जी के पास। अब यहाँ कहाँ गया आपका अहम, कहाँ गई आपकी वो प्रतिष्ठा। एनीवे, मनु जी ने भी, अब उनको पता था कि मैं घर चला जाऊंगा तो क्या भगा थोड़ी देंगे घर से। वो आए रहे, लेकिन धीरे धीरे ये कुंठा उनके मन में लगातार, उनको मनु जी को लगा कि अभी बदल जाएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। लगातार उनमें परिवर्तन कभी नहीं दिखाई दिया। वो हमेशा अहम के पुजारी बने रहे। और इस चक्कर में, और कभी बीच में कई बार ऐसा हुआ कि जब मनु भंडारी जी की तबीयत बहुत खराब हुई, उन्हें मेडिकल की जरूरत पड़ी, उनकी बच्ची थी, उनका पालन पोषण, उसका विवाह, इन सारी जिम्मेदारियों से राजेंद्र जी ने खुद को अलग कर लिया था। और अंतिम में आते आते उन्होंने कुछ ऐसी पुस्तकें भी लिखी जिसमें अपनी आत्मकथा लिखी। उसमें काफ़ी गलत ढंग से उन्हें पेश किया मनु जी को, अपने जीवन में बाधा ही कहीं ना कहीं पाया। तो ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो इतनी सशक्त होने के बाद भी अपने इस घरेलू जो व्यवहार है, जो पुरुषों का व्यवहार है, वो उससे खुद को नहीं बचा पाई। और एक महिला को स्वतंत्र करने के लिए सबसे बड़ा रोल किसका है इस कहानी से? अगर आप इनके जीवन को देखें तो किसका है? हम हमेशा कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाओ, महिलाओं को एम्पावरमेंट करो। सबसे बड़ा रोल उसके पिता का रोल होता है, क्योंकि पिता जैसा उसे देखेगा, क्योंकि समाज का तो काम ही है कि उस पर अपने अपने तरीके से उस पर अपने संस्कारों और अपने नियमों को थोपना। लेकिन एक पिता है जो अपनी बच्ची को बचाता है, उसे सशक्त बनाता है, और फिर जो बचपन में जो बीज डाल दिए जाते हैं सशक्तता वाले या आज़ादी वाले, वो ताउम्र चलते रहते हैं। कुछ लोग बाप अपनी बेटियों को 25 साल 30 साल तक घर में रखेंगे, फिर बाद में कहेंगे हम तुम्हें आज़ादी देते हैं। तो भाई ये संभव नहीं हो पाता। उनकी आदत हो चुकी है उसमें रहने की। तो इनके पिताजी का काफ़ी अच्छा रोल था। अच्छा, जब ये सब संबंधों में विच्छेद आ रहे थे तो इनके पास एक समस्या और भी थी, क्योंकि इन्होंने प्रेम विवाह किया था और प्रेम विवाह से इनके पिताजी नाराज थे। तो इनके पास एक ये भी था कि यार अगर प्रेम विवाह टूटता है बीच में तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि बाकी घर वाले भी नाराज हैं। तो ये एक समस्या हमारे सामने आ जाती है महिलाओं के सामने। तो ये सारी कहानी है। मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा इसको पढ़ने के लिए। ये यूजीसी नेट की सिलेबस में भी है, और जो भी हिंदी के विद्यार्थी हैं उन्हें इस पुस्तक को तो पढ़ना ही चाहिए, और जो नहीं भी हैं उन्हें अपने किसी दोस्त से पढ़ना चाहिए, चाहे वो हिंदी भाषा ही के लोग क्यों ना हो। और जल्दी ही अभी 2021 में इनका निधन हुआ है, तो हम लोगों के बीच में अब ये नहीं है, लेकिन इन्होंने इनकी जो कृतियाँ इन्होंने जो लिखा है वो हमारे बीच में हमेशा रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कि मनु जी को जिन्होंने इतनी अच्छी कृतियाँ हमारे सामने पेश की।